सुमित जी, ट्रंप ने तो कहा कि अगर मैं ना होता तो इजराइल भी नहीं होता। नेतन्याहू के प्रति अमेरिका दिन ब दिन इतना सख्त क्यों होता जा रहा है? देखिए, क्योंकि अब पहली बार जेडी वेंस ने इस रीजनल डील में पूरे रीजन को इन्वॉल्व किया है, राइट। अब रीजनल डील में अगर पूरे रीजन को इन्वॉल्व किया, इसमें इसराइल को भी इन्वॉल्व किया है, उसके कारण समीकरण बदल गए हैं। क्योंकि इसराइल और हिजबुल्ला हिजबुल्ला को बेसिकली आपने लिस्ट में से दे दी। हिजबुल्ला को लिस्ट में से देने का मतलब है आपके जो समीकरण है वो थोड़े धूमिल हो गए हैं, वो थोड़े दोस्त हो गए हैं, क्योंकि हिजबुल्ला को जो पहले लिस्ट में से नहीं थी वो अपने लिस्ट में से दे दी, राइट। अब नेतन्याहू को तो आपने हाथ पैर बांध दिया। हिजबुल्ला अगर पार्ट ऑफ डील, आप हिजबुल्ला पे अटैक नहीं कर सकते। हिजबुल्ला पे अटैक सीजफायर का वायलेशन है। आपका पूरा एमओयू क्रैश होता। आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके क्लैरिटी नहीं है। आपके किसी भी चीज को लेके कोई क्लैरिटी नहीं। आपके टेरर प्रॉक्सीज को लेके क्लैरिटी नहीं है। आप पैसा भी दे रहे हो, आपके पास यूरेनियम नहीं है। और आपने अब तक बोला हमने जो ईरान पे हमला किया इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त करने के लिए किया। ठीक बात है। अब जो आप पैसे दे रहे हो तो क्या ईरान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बनेगा? आपको क्या गारंटी है जो ओबामा के साथ एग्रीमेंट हुआ वो उसका पालन नहीं हुआ, आज के एग्रीमेंट का पालन होगा? आपको क्या गारंटी जो $300 बिलियन मिले उसे ड्रोन और मिसाइल और एटम बम नहीं बनेगा? क्या गारंटी है? क्या मैकेनिज्म है आपके पास? अब तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो चीजें निकालना है ये कोई जरूरी नहीं है, इन चीजों को निकालना तक जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपको दर्शाता है कि चीजें क्लियर नहीं है, चीजों में विभिन्नता है। मैं इस एग्रीमेंट को कॉम्प्रोमाइज मानता हूं। जो हमें इस एग्रीमेंट के बारे में पता लगा ये टोटल कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, ट्रंप की एक मजबूरी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को किसी भी कीमत पे खोलना है, किसी भी परिस्थिति में खोलना है। शायद आप उसमें अचीव कर ले, वो भी मुझे डाउट है, क्योंकि डिमाइनिंग में आपको 60 दिन लगेंगे। आपने बोला 30 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा, डिमाइनिंग में 60 दिन लगेंगे। ईरान के पास पैसा आ जाएगा, फिर तेरी कहानी याद हो जाए आ जाएगा। इसमें नेतन्याहू खत्म हो गए। नेतन्याहू के लिए आपने सबसे बड़ा सुरक्षा का आपने दीवार खींच दी। अब तक हिजबुल्ला या लेबनान किसी भी सीज फायर या किसी भी समीकरण का पार्ट नहीं था। अब हिजबुल्ला और लेबनान पूरे सीज फायर का समीकरण का पार्ट है। जेडी वेंस कहते हैं जी पूरे रीजन की डील है। आपकी रीजन की डील इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे निर्धारित करते हैं? आप कौन होते हैं इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को निर्धारित करने वाले? आप इजराइल के बिहाफ पे कैसे डिसीजन ले सकते हो? हु आर यू? आपको किसने अथॉरिटी दी? नेतन्याहू का इजराइल ईरान से प्रॉब्लम है। हाउ आप ईरान के इजराइल के बिहाफ पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप डिसाइड नहीं कर सकते। और नेतन्याहू तो कल कह रहे मुझे एमओयू कल फाइनली भेजा है, और कल देखिए जब एमओयू साइन तब तक भी नहीं पता था फ्राइडे हो रहा, जेनीवा हो रहा, डिजिटल हो रहा, नहीं हो रहा, राइट हो रहा, लेफ्ट हो रहा। ये सारे समीकरण को अगर देखेंगे तो एटमोस्ट कियोस और कंफ्यूजन इस डील का है। मेरे हिसाब से ये टोटल कॉम्प्रोमाइज है। मैं मानता हूं कि ये ट्रंप सरकार के स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट नहीं करता। हाँ, ट्रंप ये बोलेंगे कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। अरे 30 साल से ईरान न्यूक्लियर बम कहां बना रहा था? नेतन्याहू ने कहां बनाने दिया? आने वाले 25 साल में भी नहीं बनाने देगा। तो आपने अचीव क्या किया? आपने इस युद्ध के बाद आपके पास अचीवमेंट क्या? हाँ, आपने रजीम को थोड़ा कमजोर किया, पर जितने पैसों की बारिश आप रजीम पे कर रहे हो तो साल भर 1.5 साल की बात है, रजीम उतनी ही ताकतवर फिर हो जाएगी। और आज आप कहते हो कि रजीम चेंज की जरूरत नहीं। फिर आप में और भाई फिर आप में और बाइडेन में क्या फर्क है? आप में और ओबामा में क्या फर्क है? फिर मोदी और मनमोहन की सरकार के एक ही है। कौन कहता है रिजीम चेंज से फर्क नहीं पड़ता? फिर तो मोदी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार एक ही होगी। नहीं है ना, आसमान जमीन का फर्क है। कहां मोदी, कहां मनमोहन सिंह जी। तो इसीलिए ये ट्रंप के तर्क कुतर्क सिर्फ एक हताशा, निराशा और एक दुर्बलता को दर्शाती कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खाली करना था। आपने पूरे प्रयास, आपने प्रयत्न किए, पर क्या इतना लफड़ा करने का वक्त क्या निकला? फायदा क्या निकला? अगर आप अब भी रजीम नहीं बदल पाएंगे, अब कभी रजीम नहीं बदल पाएंगे। और मैं इस बात से बिल्कुल हैरान होता हूं कि ये रजीम कम रेडिकलाइज्ड है। मतलब इमाम खमेनी का बेटा मुश्तबा खमेनी, जो भी खुद इमाम है, आपने उसके पूरे परिवार को मार दिया और कहते हो ये लड़का ना सुधर गया इससे। मतलब क्या बात कर रहे हैं साहब आप? वो ये कि दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। ये वही समीकरण है मोनिका जी, और कुछ नहीं जी। सुमित जी, अमेरिका के जितने भी लीडर्स हैं वो इस डील को जितना नुकसान हुआ उसके लिए जेडी वेंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये बिल्कुल मैं आपके चैनल पे पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूं, जेडी वेंस अपना राजनीतिक वर्चस्व और भविष्य बनाना चाहते हैं। उसका कारण वो चाहता है कि मैं डील के माध्यम से हीरो बनूं, और जो 47 साल 50 साल से नहीं हो पाए मैं करूं। और ये बताइए मुझे, जो ट्रंप कह रहे थे कि मेरी डील ओबामा की डील से अच्छी है, क्या है इसमें अच्छा? मैंने जितना देखा और समझा, मुझे एक लाइन, एक कॉमा अच्छा नहीं मिला ओबामा की डील से। और आप जेडी वेंस, उन्होंने क्या किया, जेराल्ड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ सांठगांठ की कि हम मिलकर डील करेंगे। ट्रंप को एक डील चाहिए थी, ट्रंप को सिग्नेचर करना था, और मैं आपके चैनल पे डिक्लेयर कर चुका था। मैंने कहा सिग्नेचर ट्रंप ही करेगा, जेडी वेंस को कभी साइन करने नहीं देगा। इसको साइन करने में बड़ा मजा आता है इस व्यक्ति को। अब देखिए, अब अमेरिका का टेड क्रूज हो, लिंडसी ग्राहम हो, रिपब्लिकन हो, कह रहे भाई हमने अचीव क्या किया?
जो आपके स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, जो आपने अचीव किया, क्या आपने क्यों हटाया? तो आप जो कह रहे हो कि ईरान को ये मिलेगा वो मिलेगा, ईरान ने कल से तेल बेचना शुरू कर लिया। ठीक है जी, ईरान को पीछे दो बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा, ईरान की सैंक्शंस हटने वाली है, चाइना से मटेरियल, मिसाइलों का मटेरियल आ जाएगा, ड्रोन पे, टेरर प्रॉक्सीज पे आपने कोई प्रतिबंध नहीं लगा। जब पूछा गया बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, कहता अरे यार सऊदियों के पास भी तो थोड़े से मिसाइल है, फिर इनके पास भी रखो। अगर यही वास्तविकता थी तो भाई युद्ध किया क्यों? फिर तो जो चल रहा था चल ही रहा था। तो बिल्कुल। आपने ये युद्ध किया क्यों? आपने अचीव क्या किया? अगर आप रेजिम चेंज नहीं करोगे, ये आपके चैनल पे शुरू से कह रहा हूं, रेजिम चेंज नहीं करोगे, आपका युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा। आज रजा पहलवी को देखिए, रजा पहलवी कह रहा है यार 40,000 लोग ईरानी मरे क्यों? आपने बोला हेल्प इज कमिंग, वो सड़कों पे आए, 40,000 बेचारों ने जान दे दी, उन्हें क्या मिला? इसराइल की आपने ऐसी तैसी कर ली, इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था को लेके सवालिया निशान उठ गए। ठीक है, ईरान में रेजिम वहीं की वही है, चाइना वहीं की वही है, और ईरान की रेजिम अब इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, ये मिडिल ईस्ट में जितने भी लोग हैं अब ये ईरान से डरेंगे। क्योंकि देखिए पहले ईरान पहले इन्हें लगता था अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, और आज जो ईरान इन्हें हमेशा डराता था, ईरान ने कहीं ना कहीं करके दिखाया। तो अब आपने ईरान की बदमाशी को चलने दिया, आपने हिजबुल्लाह को लेजिटिमाइज कर दिया, आपने लेबनान को डील में घुसा दिया कि रीजनल पीस डील करना। समस्या क्या है, माफ कीजिएगा, हर नेता ना अपनी अपनी लेगेसी बनाना चाहता है। कोई मोदी जैसे नेता होते हैं जो देश धर्म और सनातन की लेगेसी बनाते हैं, कुछ जेडी वैन जैसे नेता होते हैं। मैं आपकी आज मैं नहीं कह रहा, मैं आपके चैनल पे शुरू से कह रहा हूं, मुझे ये व्यक्ति समझ नहीं आता, जो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अपनी राजनीतिक उन्नति के लिए चीजें करते हैं, पर इसकी कीमत बेगुनाहों को उनकी जान से देनी पड़ती है। मुझे बताइए, JCPO जब ओबामा ने किया तब ईरान ने हर चीज वो की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। आज कोई क्या गारंटी है, क्या मैकेनिज्म है, क्या तर्क है जिससे मुझे यह पता लगे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करेगा? आप बताइए एक चीज, जब एक साल पहले 150 बैलिस्टिक मिसाइल बना के इसराइल का ये मिसाइल शील्ड सैचुरेट हो सकता था, फिर ईरान 150 का 200 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने लगेगा, तो साल भर में फिर वही हम परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। या 6 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर युद्ध करना, या तो वो है, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आपकी मजबूरी थी, जो मैं मानता हूं बड़ी मजबूरी थी। तो अल्टीमेटली जो आप कह रहे हो कि हम जीत गए, वी हैव डन इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, लोग मजाक बना रहे हैं साहब, आपके रिपब्लिकन आपका मजाक बना रहे। कौन सी स्ट्रेंथ? कौन से 5 चीजें बताओ जिसमें आपकी स्ट्रेंथ दिखती हो? और पाकिस्तान आपकी डील करा रहा है, इस्लाम मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग आपकी डील करा रहे हो, कह रहे हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मैम, और देखिए पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवे था, आज जहां तक मैंने डील को समझा है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने जब तक ये फॉर्मुलाइज होगी, आपको वहां से निकलने का जजिया देना पड़ेगा। पहले तो कोई जजिया नहीं भरता था। तो क्या किया आपने? व्हाट हैव यू डन? आप आपने अचीव क्या किया? रिजीम को वीक करना था, रिजीम को तोड़ने के लिए। बट अल्टीमेटली कतर का पैसा काम कर गया। जैसे हम कल मैं आपके टी चैनल पे कह रहा था, कतर 1 ट्रिलियन लगा रहा, 19.2 ट्रिलियन की बातें कर रहा। कतर का जीडीपी, मोनिका जी, $220 बिलियन है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $70 बिलियन। अगर मैं गणित लगाऊं, क्या कतर आने वाले 90 साल का जीडीपी इन्वेस्ट करेगा? आपने 90 साल का, क्या ये आपने दुनिया में कहीं सोते हुए देखा है? जिसके पास $70 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 19.2 ट्रिलियन आपके यहां कहां से लगा देगा? क्या उसके यहां नोट छपते हैं? क्या उसके उसके नलकों से नोट टपकते तब भी इतना पैसा नहीं आएगा? तो ये ट्रंप कौन सी बातें कर रहे हैं वो? मतलब आपने दुनिया के बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाया। लोग पूछ रहे हैं $19.2 ट्रिलियन, अरे इनके 100 साल का जीडीपी है भाई, कहां से आएगा ये पैसा? मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 1 ट्रिलियन दिया? नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को दर्शाता है कि इन्होंने एक एग्जिट रूट लिया। अब इनके व्यक्तिगत कोई फायदे हो सकते हैं, कोई व्यक्तिगत गेन्स हो सकते हैं, जरूर बात है। 1 ट्रिलियन तक तो शायद मैं हजम कर लेता, 19.3 ट्रिलियन, 80 साल का जीडीपी, बताइए दुनिया में इससे बड़ा मजाक आपने सुना? और ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहे बैठे बैठे। अब बताइए क्या कहें जी।